लास्ट क्लास में हमने डिटेक्टर्स की डेफिनेशन और साथ ही गैसीय डिटेक्टर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं उसका अध्ययन किया था। गैसीय डिटेक्टर में करंट किस प्रकार से फ्लो होती है, वोल्टेज पर उसकी क्या डिपेंडेंस रहती है, उसका ग्राफ भी हमने देखा था। और उस ग्राफ को हमने, जो करंट का ग्राफ हमें मिला था, उसको हमने 6 भागों में डिवाइड किया था, जिनको हमने अलग अलग नाम दिए थे। रिकॉम्बिनेशन एरिया, आयोनाइजेशन एरिया, प्रोपोर्शनल एरिया, लिमिटेड प्रोपोर्शनल रीजन, जीएम रीजन और कंटिन्यूस डिस्चार्ज रीजन। उसमें से जो आयोनाइजेशन रीजन था, उस वोल्टेज पर जो चैम्बर कार्य करता है उसको हम आयोनाइजेशन चैम्बर कहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना है वो है आयोनाइजेशन चैम्बर। ये जो आयोनाइजेशन चैम्बर है, ये विभिन्न नाभिकीय पार्टिकल को कलेक्ट करने का सबसे ज़्यादा और सबसे पुराने इक्विपमेंट में से एक है। इसकी बनावट जो है वो हम आगे देखेंगे अभी, लेकिन इसमें होता क्या क्या है। इसमें एक आयोनाइजेशन चैम्बर रहता है जिसमें गैस कुछ सेंटीमीटर पारे के तुल्य दाब पर भरी रहती है। गैस इसमें जो लेते हैं वो या तो एयर रहेगी या नोबल गैसेज रहेगी, जैसे ऑर्गन या ऑर्गन कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण या ऑर्गन मीथेन का मिश्रण। और जिस प्रेशर पर रहती है वो प्रेशर है 6 सेंटीमीटर मरकरी प्रेशर के तुल्य। आयोनाइजेशन चैम्बर जो है, इसकी बनावट, उसमें बेलनाकार धातु की एक नलिका रहती है जिसकी लेंथ लगभग 10 सेंटीमीटर रहती है। ये धातु की नलिका कैथोड का कार्य करेगी तथा इस नलिका की अक्ष के अनुदिश धातु का बहुत ही पतला तार, जिसकी रेडियस 0.01 सेंटीमीटर के आसपास रहती है, वो भी लगा रहता है। लेकिन यह वायर कैथोड ट्यूब से या बेलनाकार ट्यूब से इंसुलेटेड रहता है, विद्युत रुद्ध रहता है, एक दूसरे को डायरेक्ट कनेक्ट टच नहीं करते हैं। यह जो वायर है जो बेलनाकार नली के अक्ष के अनुदिश है, ये एनोड का कार्य करता है। साथ ही जो वोल्टेज रेंज थी, वो वोल्टेज रेंज रहती है इसमें 10 वोल्ट से लेकर के 200 वोल्ट तक। इस आयोनाइजेशन चैम्बर में से जब भी कोई आवेशित कण गुजरता है तो वह आवेशित कण कक्ष में जो गैस भरी हुई है उसका आयनन करके आयन उत्पन्न करते हैं। इन आयनों को एप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा या एप्लाइड वोल्टेज के द्वारा इलेक्ट्रोडों पर संग्रहण कर लिया जाता है और उसी संग्रहण के कारण इसमें करंट फ्लो होती है। और उस करंट का जो ग्राफ है वो यहाँ पर इस ग्राफ के द्वारा शो किया गया है। चूँकि इस कोस्ट में बहने वाली करंट या इस वोल्टेज रेंज में करंट की वैल्यू जो है वो वोल्टेज पर डिपेंड नहीं करती, कांस्टेंट है, अर्थात करंट की वैल्यू संतृप्त हो जाती। साथ ही इस एरिया में या इस वोल्टेज रेंज में जो आयन उत्पन्न होते हैं उनका रिकॉम्बिनेशन भी लगभग नगण्य रहता है।
नेक्स्ट अपना इसमें यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि जो हमें करंट मिलेगी उसकी वोल्टेज हाइट कितनी है। वो है एग्जांपल के तौर पर इन्होंने बताया कि मान लेते हैं कि कोई 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक आयनकारी कण कोष्ठ में प्रवेश करता है और इतने आयन युग्म उत्पन्न करता है 2.2 इंटू 10⁵ और यदि इतने आयन उत्पन्न करता है तो इन आयनों का चार्ज कितना रहेगा उसको, तो इन आयनों की संख्या को हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने को टोटल चार्ज मिलेगा। साथ ही यदि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच जो कैपेसिटेंस हमने लगाई है उसकी वैल्यू 10 पिकोफैरड है तो वोल्टेज हाइट निकाल सकते हैं अपन V = Q/C का जो फॉर्मूला है वहाँ से। Q यहाँ पर टोटल चार्ज है, C कैपेसिटेंस है, दोनों वैल्यू फिट करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.52 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट कि जो इसमें अपने को करंट मिलेगी आयनाइजेशन चेंबर में, वो करंट हमें कंटिन्यूस करंट मिलेगी या पल्स के रूप में मिलेगी, स्पंद के रूप में मिलेगी। वो निर्भर करता है कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। वो किसकी तुलना में कि कोष्ठ में या चेंबर में प्रवेश करने वाले दो कंटिन्यूअस क्रमागत आयनकारी कणों के मध्य का जो टाइम है वो मान लेते हैं टाइम t है। यदि यह टाइम t आयनों को कलेक्ट करने के टाइम, जिसको हम टाइम कांस्टेंट कह रहे हैं, से कम हो तो हमें करंट पल्स के रूप में प्राप्त न हो करके एक कंटिन्यूस करंट मिलती। और इस प्रकार की करंट को हम सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर के द्वारा मेजर कर सकते हैं। लेकिन यदि यह टाइम t टाइम कांस्टेंट से बहुत अधिक हो तो उस स्थिति में हमें जो करंट मिलेगी वो एज ए पल्स के रूप में मिलेगी और हम प्रत्येक आयनकारी कण के द्वारा कितनी करंट फ्लो हुई उसको हम अलग अलग स्पंद वोल्टेज के रूप में उसका अभिलेखन कर सकते हैं। तो इन दोनों प्रकार के आयनन कोष्ठ को जिसमें करंट कंटिन्यूस फ्लो हो रही है उसको तो हम कहते हैं धारा आयनन कोष्ठ, और दूसरा जिसमें हमें करंट पल्स के रूप में मिल रही है उसको कहते हैं हम स्पंद आयनन कोष्ठ। नेक्स्ट जो है वो है इसका सिद्धांत, और सिद्धांत के रूप में इन्होंने माना कि मान लेते हैं कि एक आयनकारी कण आयनन कोष्ठ की अक्ष के समानांतर, कोष्ठ के अक्ष का मतलब है एनोड वायर के समानांतर अक्ष नॉट दूरी से गुजरता, ये दूरी जो, तब यह आयनन कोष्ठ में एक आयनों का ट्रैक उत्पन्न करेगा, आयन उत्पन्न करेगा। मान लेते हैं कि जो टोटल आयन उत्पन्न करता है उनकी संख्या स्मॉल n है। इन आयनों में से इलेक्ट्रॉन जो है वो तो एनोड की ओर गति करेंगे और जो धन आयन है वो कैथोड की ओर गति करेंगे। और जब इन इलेक्ट्रॉनों का एनोड के द्वारा संग्रहण कर लिया जाता है, या यह कहें कि यदि समय नियतांक RC की वैल्यू जो है, जिसको समय टाइम कांस्टेंट कह रहे हैं, उसकी वैल्यू आयनों के संग्रहण होने में लगे समय की तुलना में बहुत अधिक हो, RC की वैल्यू, टाइम कांस्टेंट की वैल्यू, ये जो कंडीशन पढ़ी थी अपने,
ये वाली, कि यदि समय नियतांक RC का मान आयनों के संग्रहण होने में लगे समय की तुलना में बहुत अधिक हो तो आयनन कोष्ठ में आयनन होते ही रेजिस्टेंस R से करंट फ्लो होती। मान लेते हैं कि जो आयन युग्म उत्पन्न हुए थे उनमें से इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी VE और धन आयनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी VP है। चूंकि हमने यह माना है प्रारंभ में कि t = 0 पर एनोड से x0 दूरी पर आयन युग्म उत्पन्न हुए, तो t समय के पश्चात इलेक्ट्रॉनों की एनोड से जो दूरी रहेगी वो रहेगी x0 - VET, और धन आयनों की जो डिस्टेंस रहेगी एनोड से वो रहेगी x0 + VPT। यहाँ जो VPT है वो t समय में चली गई दूरी है धन आयनों के द्वारा, और उसी प्रकार से VET जो है वो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा t समय में चली गई दूरी है। मान लो कि समय t पर एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा एनोड पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो है QET, और धन आयन के द्वारा एनोड पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो है QPT। तब t समय पर एनोड की वोल्टेज में जो परिवर्तन रहेगा उसका फॉर्मूला रहेगा VT = N टोटल आयन जो है, QET इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न आवेश एनोड पर, प्लस QPT धनायन के द्वारा उत्पन्न आवेश बाई C। यहाँ पर जब हम QET की वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी इलेक्ट्रॉनों के द्वारा उत्पन्न चार्ज जो है QET = -E t समय पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति और एनोड नहीं, यहाँ पर ये कैथोड के मध्य की दूरी अपॉन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी। जब वैल्यू फिट करेंगे तो हमें इक्वेशन 2 मिलेगी। इसी प्रकार से जब QPT की वैल्यू निकालेंगे तो = E धनायन का चार्ज, t समय पर धन आयन की स्थिति और कैथोड के मध्य की वोल्टेज अपॉन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी। वैल्यू फिट करेंगे इक्वेशन 3 मिलेगी। जब दोनों वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे तो एनोड की वोल्टेज में जो परिवर्तन है वो ये आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान जो है वो धन आयनों की तुलना में अल्प रहता है, इसलिए जिसका द्रव्यमान कम रहेगा उसका वेग अधिक रहेगा। इसलिए धन आयनों की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रॉनों की ड्रिफ्ट वेलोसिटी से कम रहेगी। साथ ही यदि एनोड द्वारा इलेक्ट्रॉनों के संग्रहण में लगा समय TE और कैथोड द्वारा धन आयनों के संग्रहण में लगा समय TP है, तब TE की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी और TP की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी से ये वैल्यू आएगी। चूँकि हमको पता है कि VE की वैल्यू VP से अधिक है, इसलिए धन आयनों के संग्रहण में लगा समय इलेक्ट्रॉनों के संग्रहण में लगे समय से अधिक रहेगा। यहाँ यदि हम समय t इस प्रकार से लें कि संग्रहण में लगा समय इलेक्ट्रॉन संग्रहण में लगे समय से बहुत कम हो या उसके इक्वल हो, तो उस स्थिति में VET की वैल्यू इस इक्वेशन 4 में VPT से बहुत अधिक रहेगी, और बहुत अधिक रहेगी तो VPT को इस इक्वेशन में नेगलेक्ट कर दीजिए, तो वैल्यू आएगी अपने पास VT =
माइनस EnVET/CD। इसका जो ग्राफ है कि वोल्टेज जो है वो टाइम t के प्रोपोर्शनल है, तो ये ग्राफ अपने को मिलेगा। इसी प्रकार से यदि टाइम को हम ग्रेटर देन इक्वल टू TE ले लें तो उस स्थिति में एनोड विभव में जो परिवर्तन आएगा वो इक्वेशन 4 से इस t को जब VE से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा VET, लेकिन t की वैल्यू तो TE से अधिक है, इसलिए यहाँ पर टाइम तो इलेक्ट्रॉनों का आ जाएगा और यहाँ पर टाइम t रह जाएगा। तो उस टाइम के लिए वोल्टेज में परिवर्तन यह रहेगा। यहाँ से देखें इसका ग्राफ तो हमें ग्राफ ये मिलेगा। तो समीकरण 5 और 6 से जो हमें वोल्टेज में परिवर्तन मिला है उसको हम इस ग्राफ के द्वारा शो कर सकते हैं। अब यदि टाइम t इज इक्वल टू TP इसके इक्वलेंट हो कि यहाँ पर आकर के कितनी वोल्टेज में परिवर्तन आएगा, तो t इज इक्वल टू TP पर यही इक्वेशन 4 इस फॉर्म में होगी। इसको आगे सोल्व करें, VETE की जगह VETE का मान रखो और VPTP की जगह VPTP का मान रख करके सोल्व करें तो अपने को लास्ट में वैल्यू मिलती है कि VT इज इक्वल टू माइनस EN/C। यहाँ पर जो वोल्टेज में परिवर्तन है वो N पर निर्भर करता है, न कि आयनों के उत्पादन की स्थिति पर। साथ ही इस वोल्टेज पल्स की जो हाइट है उसको हम इस n के समानुपाती रखने के लिए हम दो प्रकार के एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं। एक होता है स्लो एम्पलीफायर और दूसरा होता है फास्ट एम्पलीफायर। स्लो और फास्ट एम्पलीफायर जो है वो निर्भर करेगा कि टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, और यदि आयनन कोष्ठ में जो गैस भरी है उसमें एक आयन युग्म उत्पादन के लिए यदि आवश्यक ऊर्जा की वैल्यू W है और आयनकारी कण की टोटल एनर्जी कैपिटल E है, तो आयनकारी कण के द्वारा आयनन कक्ष में उत्पादित आयन युग्मों की संख्या यह रहेगी। वोल्टता स्पंद की ऊंचाई जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा V इज इक्वल टू माइनस NE/C, वहाँ पर N की वैल्यू फिट करें तो अपने पास वैल्यू आती है V इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन चार्ज इंटू एनर्जी बाई CW। जो एम्पलीफायर हमने काम में लिया है यदि उसका वोल्टेज गेन A है तो प्रवर्धित वोल्टता स्पंद की जो हाइट है वो रहेगी, इसको आप A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, A से मल्टीप्लाई करते वैल्यू ये आएगी, और यहाँ से यदि आयनकारी कण की ऊर्जा का मान निकालें तो वो ये रहेगा E इज इक्वल टू V0WC/AE। तो ये जो आयनन कोष्ठ है इस आयनन कोष्ठ के द्वारा हम अल्फा पार्टिकल और इससे भारी कणों की ऊर्जा का मापन कर सकते हैं, परंतु बीटा पार्टिकल या गामा पार्टिकल की ऊर्जा का मापन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इतनी मात्रा में गैस का आयनन नहीं करते, क्योंकि इनकी आयनाइजेशन पावर बहुत कम है, जिससे कि बैकग्राउंड पल्स से ज़्यादा प्रबल मापन योग्य स्पंद वोल्टता प्राप्त की जा सके। कि हम वहाँ पर पहचान नहीं कर पाएंगे कि जो वोल्टेज पल्स आ रही है वो बीटा या गामा किरणों के आयनन की वजह से आ रही है या बैकग्राउंड पार्टिकल की वजह से आ रही है। नेक्स्ट टॉपिक जो है अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।